साथियों नमस्कार। हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और सार्क एक टाइम था कि बहुत उम्मीदों के साथ बनाई गई थी, लेकिन सार्क उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाया जिस तरीके से इसको करना चाहिए था। तो अभी जो चर्चा में था, दिसंबर 2025 में पाक, चाइना, बांग्लादेश और उसके पहले जून में भी ट्राइलैटरल बनाया, और दिसंबर में पाकिस्तान बयान देता है 2025 में कि हमें एक नए ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की तरफ ध्यान देना है जो कि इंडिया को बाईपास कर दे। और जैसे हम कहते हैं सार्क माइनस पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कहना है कि हम लोग इंडिया को अलग रखते हुए एक अन्य संस्था का निर्माण करेंगे। अभी 3-4 दिन पहले आप देखेंगे, इसी फरवरी में ही, कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने जो सार्क के सेक्रेटरी जनरल है गुलाम सरवर, उनको फोन मिलाया और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम सार्क को रिवाइव करेंगे। हम चाहते हैं कि सार्क जो है एक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जो कि फंक्शनल हो, जो काम करे, जो इसकी मैनिफेस्टो थी। क्योंकि सार्क का अगर आप ओरिजिन देखेंगे तो आज के जो अ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनके पिताजी का ही एक तरीके से ओरिजिन आप कह सकते हैं। उन्होंने ही ये प्लान दिखाया था, हम आगे देखेंगे भी। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है, नई सरकार जो है बांग्लादेश का, वो चाहता है कि सार्क को रिवाइव करें। हम लोग साफ्टा डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड बैंक ने क्या कुछ कहा है अभी सार्क के पोटेंशियल के बारे में, उसको देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, मेंबरशिप, रीजनल क्लाउड, objectives, principles, institutional initiatives, I mean the initiatives by SARC, and relevance today, significance for India, challenges, India's approach, road ahead, conclusion। इन सारी बातों को एकदम ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो आपको बता दिया, ओके, कि पाकिस्तान का क्या प्लान है। उसके बाद हमने गुलाम सरवर की बातें कही कि उन्होंने फोन पर बातें की और उन्होंने बताई कि सार्क को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। साफ्टा चर्चा में था अभी एक और रीजन की वजह से, क्योंकि जो साउथ एशिया एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, और इसमें जो फायदा उठाया है आप देखेंगे तो बांग्लादेश ने फायदा उठाया है बहुत ज्यादा। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच यही देखेंगे तो बायलैटरल ट्रेड करीब $13 बिलियन का है। श्रीलंका हो, मालदीव हो, तो इन्होंने बहुत इसका फायदा उठाया है और ड्यूटी फ्री एक तरीके से एक्सेस उनको मार्केट मिल जाता है इंडियंस का। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि इंडिया ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन अभी लगाई, क्योंकि बहुत सारे जो गुड्स हैं वो थर्ड कंट्री के गुड्स यहाँ से इंटर कर रहे थे। तो 2004 में ये, मतलब इसका हमने एक तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज किया, और 1 जनवरी 2006 से ये जो है फोर्स में आ गया। अगर आप देखेंगे तो अभी इसी साल 2026 में, अभी 26 जनवरी को, हमने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ किया है। तो जब भी इस तरीके का साफ्टा की आप बात करें तो थोड़ा सा इनको भी आप मेंशन करें। पिछले साल हमने यूके के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि देखो, जो अभी सार्क का इंट्रा सार्क जो ट्रेड है वो कितना है, 5% है, जबकि आप यूरोपियन यूनियन का देखेंगे तो 50 से 75% है, आसियान का 25% है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो अराउंड 3 टाइम्स है, यानी हम $67 बिलियन तक ये पहुंच सकते हैं अगर सार्क ठीक से काम करे तो। नाउ शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि क्यों अभी किन रीजन्स की वजह से चर्चा में था। वैसे एक और रीजन था कि 8 दिसंबर 2024 को, जब भी कोई 10, 20, 25, 40 इस तरह का साल होता है, तो 8 दिसंबर 2024 को 40वां जो चार्टर डे हुआ सार्क का। क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को सार्क ढाका में बनाया गया था। जियाउर रहमान बांग्लादेश के उस समय के प्रधानमंत्री थे, जो आज के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, उनके पिताजी थे। और इनकी माताजी का देहांत हुआ था, आपको हमने बताया 2025 के साल के बिल्कुल अंत में, खालिदा जिया का। नाउ अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अब देख ही लेते हैं। मेंबर्स अगर देखेंगे तो शुरुआत में 7 थे: इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। अफगानिस्तान भी इसको ज्वाइन कर लिया बहुत लेट 2007 में। अगर आप देखेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट देखेंगे तो काठमांडू में है। पूरे वर्ल्ड का 3% एरिया है, जिसमें 2.4% तो भारत के पास ही है। 5.21% ग्लोबल इकोनॉमी का, और 21% जो है वो पॉपुलेशन है, जिसमें 16.6% भारत का ही पॉपुलेशन है। यानी एक तरीके से भारत का जो एक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि आगे हम देखेंगे
कि उनके मन में एक बिग ब्रदर का सिंड्रोम रहता है कि भारत कहीं ना कहीं इसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ऐसा अदर सोचते हैं जो देश हैं। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है ना, अपनी इंटीग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। इंटीग्रिटी आपने एथिक्स इंटीग्रिटी में पढ़ा होगा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि वननेस, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे, वननेस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे कैसी भी हो, मतलब कि आप फर्म है, अपने स्टैंड पे फर्म है। नाउ इंड्योरेंस, वो कितना टिकेगा, और इंक्लूसिव कितना है, यानी सबके हितों का कितना ख्याल रखता है। ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये इंट्रो में आप जरूर लिखिए। सार्क बना था मल्टी प्रोंग्ड कोऑपरेशन के लिए। कई मुद्दों पे कोऑपरेशन होगी, जैसे कि मान लीजिए कि आर्थिक रूप से हम कोऑपरेट करें, ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएं, रीजनल पीस हो। साउथ एशिया कितना हॉट रहता है, आप सोच के देखिए, खासकर भारत और पाकिस्तान को लेकर कितनी बार लड़ाइयाँ हुई हैं। हम क्या करते हैं, यूनाइटेड वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है या यूरोपियन यूनियन है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखो वो अपना वॉइस को एक साथ रखते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसा रख पाते हैं किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पे? नहीं कर पाते हैं। लेकिन सार्क के साथ कुछ चैलेंज भी है। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। जब विश्वास ही नहीं, आप पड़ोसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपको तो लगेगा कि पड़ोसी कभी भी घात पहुंचा सकता है, तो आप मिलजुल कर कैसे आगे बढ़ेंगे? राजनीतिक रूप से एक राइवलरी कहीं ना कहीं है, और जो परसेप्शन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक दूसरे के एक तरीके से दुश्मन मानते हैं ना। क्या उद्देश्य था सार्क का? कि सबका कल्याण हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो, हम जो जीवन जी रहे हैं उसका स्तर में सुधार हो, आर्थिक जो है समृद्धि हो या आर्थिक दर में हमारी वृद्धि हो, सामाजिक जो है हम सामाजिक स्तर पे प्रोग्रेस करें, कल्चरल कनेक्ट दिखे, क्योंकि आप देखेंगे जो इवन लैंग्वेज वगैरह है तो उसको लेकर के भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, उर्दू आपको कई देशों में दिखाई देगा। तो ये हमारी सिमिलैरिटीज, और यूपीएससी ने 2019 में एक एस्से भी पूछा, तो इसी से संबंधित। नाउ अब हम आगे देखते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक दूसरे पे हम विश्वास करें, साइंटिफिक लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे हम कोऑपरेट करें, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हम कोऑपरेट करें, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो हमने अभी आपको बताया वहां पे हम एक वॉइस रखें। सार्क का अगर आप प्रिंसिपल्स देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे, तो ये ऐसे काम करता है कि मेजोरिटी प्रिंसिपल पे नहीं काम करता है, कि अगर 8 देश हैं और 5 देश कहीं कह दिए तो नहीं, 8 में 8 अगर देश कोई बात कहेंगे तभी मानी जाएगी, यानी कंसेंसस बेस्ड डिसीजन है। नॉन इंटरफेरेंस, दूसरे के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी, यानी कि एक दूसरे की टेरिटरी का हम सम्मान करेंगे, भूभाग का हम सम्मान करेंगे, उसकी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका हम सम्मान करेंगे। और सोवरेन इक्वालिटी होगा, जैसे कि भारत सोवरेन है, पाकिस्तान सोवरेन है, मालदीव सोवरेन है। मालदीव छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मालदीव को कोई हथियार लेगा, वो भी इक्वल पार्टनर माना जाएगा। ये आप मैप देख लीजिए। नाउ सार्क में आप देखेंगे तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनी है। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आप में से बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, दिल्ली में है, एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए। कॉलेज बांग्लादेश में है, और फूड बैंक तो बहुत सारे लोकेशंस में है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है तो उसको प्रोवाइड किया जा सके। एक एनर्जी सेंटर को, या एनर्जी रिजर्व कहें आप, इसको प्रपोज किया गया था पाकिस्तान में, ताकि एनर्जी क्राइसिस से हम जूझ सकें। आज सार्क का महत्व क्यों है, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन टुडे? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म देता है। आप खुद सोच के देखिए ना, 8 देश, इतने बड़े देश हमने आपको बताया कि जिनकी 21% की आबादी हो, दुनिया का 1/5 आबादी हो, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते? क्या जो क्लाइमेट चेंज है उस पर बातें नहीं हो सकती हैं? गरीबी पे, शिक्षा पे, बच्चों पे, इन मुद्दों पे बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये 8 देश अगर कोई बात कहेंगे तो दुनिया उसको सुनेगी। शेयर्ड रीजनल इंटरेस्ट है। आप देखिए, कोविड महामारी आया, क्या एक देश तक सीमित था? नहीं, बहुत सारे देशों तक अगर आप ट्रेवल हो रहा है। आज दुनिया क्या है, एक ग्लोबल विलेज है। अगर कोई भी क्राइसिस एक जगह आएगा तो वो दूसरे जगह पे आएगा ही, ठीक है, दूसरे जगह पे ट्रैवल होगा। तो उस समय सार्क ने एक अच्छा काम किया कि चलो भाई, हम एक इमरजेंसी फंड बना देते हैं, और उस फंड में 7.7 बिलियन डॉलर का पैसा उन्होंने रखा। तो ये चीज है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, खासकर जो पाकिस्तान से एमिनेट होता है, तो उस टेररिज्म पे जो है सार्क काम कर सकता है। आर्थिक रूप से हमने अभी ऊपर आपको बात किया थोड़ी देर पहले कि साफ्टा के बारे में, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और खासकर जो छोटे देश हैं, तो हम लोग गुजराल डॉक्ट्रिन पे चलते हैं, जो बात करती है, हम आगे देखेंगे भी, नॉन रेसिप्रोसिटी की, कि हम आपकी मदद कर देंगे लेकिन बदले में हम आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे। इसी तरह सार्क एग्रीमेंट है कि ताकि सर्विसेज के क्षेत्र में हम ट्रेड कर सकें।
एक्सटर्नल जो फ्रेमवर्क है उस पे हम जो डिपेंडेंस है वो कम हो, जैसे कि आसियान है या बीआरआई है, चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट आपको पता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा देता है। आप उससे लोन लीजिए, लोन लेने के बाद आपका कोई मालूम चलेगा कि श्रीलंका जैसे देश का हम्बन टोटा पोर्ट को ही कब्जा कर लिया। तो इस तरीके की चीजों को अवॉइड कर सके, सक्सेस भी है। जैसे साफ्टा में आप देखिए ट्रेड, हमने बताया ना कि बांग्लादेश के साथ अगर हमारा $13 बिलियन का ट्रेड है, तो वो साफ्टा इसका बहुत बड़ा रीजन है। सार्क डेवलपमेंट फंड हमने बनाया, जिसका कि सेक्रेटेरिएट भूटान की राजधानी थिम्पू में है। इसमें से कहा जा रहा है कि मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए, जिसमें से कि 54 प्रोजेक्ट को तो हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। अगर 54 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो ये सार्क के लिए एक अचीवमेंट है। ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक ने कहा 6.6% 2025 में, लेकिन 2026 में थोड़ा कम होकर के 5.2% हो जाएगा, और इस साल कहा जा रहा है कि थोड़ी और ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है? देखो, भारत कहता है ना कि पड़ोसी प्रथम, हमारा जो पड़ोसी है हम उसको प्राथमिकता देंगे। तो क्या आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को नेग्लेक्ट करके प्राथमिकता देंगे जो सारे ही आपके पड़ोसियों को ऑलमोस्ट शामिल कर रहा है? तो ये आपको कहीं ना कहीं इंश्योर करना होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करे। जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप देखेंगे तो चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट की क्या खामियां हैं हमने देखा। सॉवरेनिटी का वायलेशन करता है भारत का सीपेक प्रोजेक्ट, इसका एक अहम हिस्सा है, जिसमें बात होती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मैटर है कि हम चाइना के बीआरआई सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स जो है उनको काउंटर कर सकें। क्षेत्र में जो स्थिरता आएगी, क्षेत्रीय स्थिरता की जब हम बात करते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी की, तो एक दूसरे देश जब आपस में ट्रस्ट करेंगे, शांति की बात करेंगे, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो वो एक जगह बैठकर अगर सुलझा लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि ग्लोबल लीडरशिप दिखाए। आप अपने घर के नेता नहीं बनेंगे तो आप पंचायत के मुखिया कैसे बनेंगे? आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में अगर 10 मेंबर है और उसमें से 4 मेंबर आपके विरोध में है, तो बहुत कम चांस है कि आपको पंचायत में लोग जो है चुन लेंगे। तो आपको एक प्रोएक्टिव रीजनल लेवल पे डिप्लोमेसी दिखानी ही होगी, तब जाकर के आप ग्लोबल लेवल पे दिखा पाएंगे कि देखो भैया, विश्व की करीब 1/5 आबादी को, 21% आबादी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनके सुख दुख में काम आते हैं और हम उनको लेकर चल रहे हैं। एक्टिस्ट पॉलिसी सपोर्ट जो है उसको मिलेगा, क्योंकि ये ब्रिज के रूप में काम करता है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के रूप में, जो सप्लाई चेन्स को मजबूत करना स्पेशली सर्विसेज के क्षेत्र में। नाउ, चुनौतियां क्या है? चुनौती तो सबसे पहली यही दिखती है कि समिट क्यों नहीं हर साल हो रही है। हर साल समिट होनी चाहिए थी। 18वां जो समिट हुआ काठमांडू में हुआ 2014 में। अब सोच के देखिए 2026 चल रहा है, लेकिन 18वीं समिट के बाद जो है ये हुआ ही नहीं। फरवरी 2026 में हम लोग, सॉरी, मार्च 2026 में हम लोग इंटर कर गए हैं, 1 मार्च 2026। लेकिन अभी भी क्या है कि जो काठमांडू में आखिरी बार इसका समिट हुआ, इस्लामाबाद में 19 समिट होना था 2016 में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उरी अटैक होता है और उसके बाद हमने जो है उस प्लान को कैंसिल किया। और जो है अन्य देशों ने भी, जैसे कि भूटान ने भी कहा कि हाँ हाँ हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। लीडर्स जो है अपने डोमेस्टिक, मतलब जो वोटर्स हैं, उनको साइड में रखकर कि वो क्या सोचते हैं ये नहीं सोचते हैं कि इन देशों के हितों के बारे में क्या होगा। आप पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा रहा है सार्क के अगर सफल न होने में, क्योंकि आप देखिए सीपेक शुरू कर दिया जो बीआरआई का पार्ट है, इसके तहत जो है पीओके से पास कर रही है। भाई पीओके जो है तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, और उससे अगर कोई भी प्रोजेक्ट ले जाओगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दोगे और वो हमारा हिस्सा है, डिस्प्यूटेड जो है तुमने कर रखा है उसको, तो फिर कैसे? ये हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन नहीं है? और हमने अभी देखा कि सार्क का एक ऑब्जेक्टिव है, सार्क का प्रिंसिपल सिद्धांत है कि सोवरेन इक्वालिटी में बिलीव करना है। तो किस तरह का ये सोवरेन इक्वालिटी होगा? ना, तुम टेररिज्म फैलाओगे और इंडिया कहता है कि टॉक्स एंड टेरर, एक ही समय पे तुम सोचोगे कि बात भी करें और आतंकवाद भी फैलाएं, तो ये नहीं चलेगा। तुम प्रॉक्सी वॉर करोगे, मतलब अपने बिहाफ पे, वहां क्या मिलिट्री क्या करती है? जो आतंकवादी संगठन है उनको अपने बिहाफ पे एक्टिव किए रहती है कि जाओ वहां पे बम फोड़ दो। और ये जो लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है, ये क्या करते हैं? ओके, पॉसिबल जो चाइना पाक ब्लॉक है, चाइना और पाक ब्लॉक हमने देखा जून में भी पिछले साल और दिसंबर के महीने में बांग्लादेश के साथ मिल करके, और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो है एक ट्राइलेटरल बना लेते हैं और साथ में अन्य देशों को जोड़ देंगे और इंडिया को पाकिस्तान जो है बाईपास कर देंगे और उसमें चाइना को भी शामिल कर लेंगे। और पाकिस्तान तो खुद आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है,
पैसा, मतलब एक तरीके से भीख ही मांगता फिर रहा है। तो कहने का ये अर्थ है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे सार्क जैसे इंस्टीट्यूशन को रीबिल्ड किया जा सकता है। नाउ तालिबान के साथ देखिए, सिविलियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है नहीं, तालिबान है, मिडीवियल आउटलुक है इसका पूरा पूरा, डिप्लोमेटिक टाइज मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के साथ है नहीं, इसका रिकग्निशन का इशू नहीं है। भारत जैसे देश चाहते हैं कि जो सिविलियन गवर्नमेंट हो उसको हम रिकॉग्नाइज करें, अपने डिप्लोमेटिक टाइज उसके साथ रखें। नाउ चाइना अगेन बार बार चाहता है कि हमको सार्क का मेंबर बना दिया जाए और हम इसको डोमिनेट कर दें, हम अपना बात, अब चाइना आ जाएगा तो वो अपना बात रखने लगेगा, अपने तरीके से करने लगेगा, पैसा है पैसा बांटना शुरू कर देगा उस तरीके से, जो फ्री बीज का हम लोग स्कीम देखते हैं इस तरीके से, और ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट पे बात कर चुके, यूनानिमस डिसीजन लिया जाना है तो कहेगा हम मानते नहीं है और वीटो लगाएगा एक तरीके से। तो वो चीजें सफल नहीं हो पाएंगी, और चाइना साउथ एशिया का पार्ट है कहाँ। नाउ क्लोज टाइज जो इसके मेंबर्स है ना कहीं जो बिग ब्रदर सिंड्रोम जो हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। उनको लगता है कि भारत का जो साइज है, इतना बड़ा साइज है, भारत एकदम टापू टापू नहीं कहेंगे, मतलब कहेंगे विशाल, हमारे एकदम मुंह पे ही खड़ा है, इसका लोकेशन बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक है, आर्थिक रूप से यहाँ पे सबसे बड़ा है, हम आसपास भी नहीं खड़े हैं, जो पॉलिटिकल ऑफ कोर्स जो दुनिया का जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो है, और मिलिट्री में भी भारत का चौथा पोजीशन है। तो कहने का अर्थ है कि इनको कहीं ना कहीं एक फियर रहता है, और ये चाहते हैं कि भारत को काउंटर करने के लिए हम लोग चाइना के साथ कहीं ना कहीं अपना रिश्ता जोड़े। बांग्लादेश में शेख हसीना का एग्जिट हुआ और उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस आया, हालांकि अभी होप ये आया है कि तारिक रहमान की गवर्नमेंट आई है और एक उम्मीद है, और ये सार्क को जगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी, इनके पिताजी का ये सपना था कि सार्क जैसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, और वो अपने पिताजी की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इसीलिए इनकी फॉरेन मिनिस्टर ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे बात की, गुलाम सरवर से। नाउ कुछ संरचनात्मक भी समस्याएं हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया इन देशों के बीच तो वो उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे सॉल्व होगा, कौन सॉल्व करेगा, कितने दिनों में सॉल्व होगा, कुछ है नहीं। यूनानिमस डिसीजन लिए जाने हैं, जब आप यूनानिमिटी के साथ डिसीजन लोगे तो जाहिर सी बात है कि सारे देश एक जगह एग्री नहीं होंगे। पाकिस्तान जैसे देश तो भारत के हितों में अगर कोई फैसला लिया जाएगा, जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था, वो तो करेगा ही नहीं। अब ट्रेड देखो ना, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको तो जरूर मेंशन करना कि आपस में ये सिर्फ 5% ट्रेड कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा। आसियान के देश जो 11 देश हैं, आप देखो 25% ट्रेड कर रहे हैं, ईयू तो 50 से 75% तक ट्रेड कर रहा है। और हम अगर ट्रेड कर भी रहे हैं ना, तो हमारे अंदर कॉम्प्लीमेंटारिटी की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे अगर भारत धान उगा रहा है तो वही धान आपको बांग्लादेश में उग रहा है, मतलब कहने का ये अर्थ है कि हम भी वही चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और बांग्लादेश भी वही एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो कैसे काम चलेगा। जो कहते हैं ना कि हम कुछ और बनाते, हमारी जो स्पेशलाइजेशन होती है, और उनके पास कुछ और होता जो उनकी स्पेशलाइजेशन होती। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे साथ नहीं है। नाउ क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बना हुआ है, और क्लाइमेट चेंज और गरीबी से तो मतलब वर्ल्ड का अगर मोस्ट वल्नरेबल मतलब कोई रीजन है तो ये साउथ एशिया ही है। आप देखिए यहाँ कौन सा डिजास्टर नहीं आता है। पाकिस्तान में बाढ़ आता है, बांग्लादेश में आता है, भारत का पूरा नॉर्थ इंडिया डूबा रहता है, लैंडस्लाइड हो, मतलब ड्रॉट हो, हर तरीके का ये है। और गरीब भारत में तो वन ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन है जो पुअर पीपल का, और पाकिस्तान में तो खैर पूछना ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत प्रोस्पेरिटी नहीं है अमेरिकन सोसाइटी की तरह, यूरोपियन सोसाइटी की तरह, हम लोग भी सब सहारा अफ्रीका की तरह हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो हमें कहीं ना कहीं कम करना होगा ना। वोटर व्हीकल एग्रीमेंट 2014 में आया पाकिस्तान, इससे क्या होता ना कि जो ट्रक है, मान लीजिए भारत में ट्रक है, वो पाकिस्तान में वही ट्रक जाता, वही ट्रक नेपाल में जाता, वही ट्रक जो है मालदीव में जाता। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी उसको पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो है स्टॉल कर दिया। नाउ इंडिया का अगर अप्रोच देखें तो इंडिया ने, हमने शुरू में ही बताया कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में काम कर रही है। सार्क सैटेलाइट था पहले, बाद में साउथ एशियन सैटेलाइट हो गया क्योंकि पाकिस्तान को इसमें से हटाया गया। ना ऑल्टरनेटिव भी इंडिया देख रहा है, क्योंकि देख रहा है कि यार सार्क काम कर नहीं रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जो बिम्स्टेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग कहीं ना कहीं प्रायोरिटी इंडिया दे रहा है, और करंट डिस्पेंसेशन में दे रहा है कि सार्क अगर नहीं काम कर रहा है तो जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है, हम इस संस्था को जो है जगह, लगभग मेंबर्स वही हैं। नाउ एक्ट ईस्ट इसमें ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया के भी जो 2 मेंबर्स हैं वो भी शामिल हो गए हैं। नाउ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप देखते होंगे पहले जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उस समय ये था लुक ईस्ट, बाद में इसे कर दिया गया एक्ट ईस्ट। ठीक है।
लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर कुछ नहीं है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर यही है कि ज्यादा एरिया को इसमें कवर किया गया और स्पीड को कवर किया गया। स्पीड, स्केल और स्पेस, ट्रिपल एस आप लिख देंगे, स्पीड, स्केल और स्पेस। नाउ रोड अहेड क्या है, आगे का रास्ता क्या है? देखिए, गुजरात डॉक्ट्रिन हमने बनाया, इसमें कहा कि नॉन रेसिप्रोसिटी। देखिए, अगर बड़ा देश है भारत, तो कुछ ना कुछ तो मतलब भारत को करना ही पड़ेगा अपने पड़ोसियों के लिए, जो छोटे छोटे देश है, ताकि उनकी कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को हम जीत सकें। तो नॉन रेसिप्रोसिटी पे हम काम करते हैं कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, जरूरी नहीं कि हम तुमसे उतना उम्मीद करें। सार्क माइनस पाकिस्तान, मान लीजिए कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, तो वैसे एग्रीमेंट को, जैसे बीबीआईएन प्रोजेक्ट है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम चलाएं। यूरोपियन यूनियन और आसियान से हमें कुछ सीखना होगा। भाई, उनका ट्रेड 75% तक किसी का चला गया हो, 25% चला गया हो, हम 5% पे क्यों है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको लाना होगा। आप देखें, नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, अफगानिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, बांग्लादेश में आप देखेंगे तो खैर अभी आ गई है गवर्नमेंट। न्यूक्लियर के क्षेत्र में देखिए, न्यूक्लियर हॉट स्पॉट माना जाता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, भारत न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो कहीं ना कहीं नॉन प्रोलिफरेशन पे ध्यान देना होगा, और कोई और देश अब इसको जो है अगर बनाता है तो क्लासेस और बढ़ती जाएंगी। बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसके उस समय पाकिस्तान रिटोरिक दे रहा था कि हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, न्यूक्लियर छोड़ देंगे। ना इशू बेस्ड कोऑपरेशन करना होगा। जैसे क्लाइमेट चेंज पे हम बात करें कि क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या फंडिंग किया जा सकता है, यूनाइटेड वॉइस हम इंटरनेशनल फोरा में रखें। डिजास्टर हमने बताया कि बहुत ज्यादा है, तो उस पर काम करें। हेल्थ के क्षेत्र में जैसे कोविड ही आया, हमने कोऑपरेट किया, इमरजेंसी फंड बनाया। आप कंक्लूजन में ये दीजिएगा कि पूरी साउथ एशिया के सामूहिक सर्वाइवल, कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही जरूरी है, सार्क जैसी इंस्टीट्यूशन। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका एक संरचनात्मक तरीके से हमें ओवरहॉल करना पड़ेगा, मतलब पूरी तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान द्वारा जो डेडलॉक्स हैं उसको हमें कम करना होगा। एक रिफॉर्म्ड सार्क को हमें लाना होगा, जिसमें कि बहुत सारी जो रिफॉर्म की आवश्यकता है वो करें, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ, सबके सारे देशों के हितों में ग्रोथ कर सकें और इस रीजन में एक स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आ सके। फ्रेगमेंटेशन से बचाना होगा। पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए हमारी जो ग्लोबल लीडरशिप में है, और डिप्लोमेटिक एनर्जी चाहिए। डिप्लोमेटिक एनर्जी किसमें? जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो बातचीत करें, सस्टेन्ड डायलॉग करें। ये नहीं कि एक बार बातचीत किया फिर ठंडे बस्ते में रख दिया, नहीं, रोज बात करें, हमेशा बात करें, क्योंकि बात करने से ही समस्याओं का हल निकलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज हमें क्या चाहिए, तो थोड़ी मैच्योरिटी की जरूरत है, और तभी हम सार्क को एडोलेसेंस से एडल्टहुड की तरफ ले जा सकेंगे। मतलब जो किशोरावस्था होता है उस समय से जो प्रौढ़ावस्था होता है उसमें अगर उसको ले जाना है, तो हमें चाहिए एक मैच्योरिटी। और इंडिया को अभी 2026 में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लैरिफाई करें इन देशों के साथ मिलकर, कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर कॉन्क्रीट प्लान बने, और उसके लिए क्या एक्शन लिए जाने हैं हम वो करें। हम सभी कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व करें, और हम खुद गुजरात डॉक्ट्रिन पे फ्रंट से लीड करें, ताकि हम वर्ल्ड को ये मैसेज दे पाएं कि इसके लीडर हम हैं। तभी हम ग्लोबल साउथ के लीडर बन पाएंगे, तभी हम नैम के लीडर बन पाएंगे, तभी हम विश्व गुरु यानी वर्ल्ड के लीडर बन पाएंगे। धन्यवाद।